जेप्टो ने रिसेंटली अपना DRHP फाइल किया सेबी में 10,000 करोड़ रेज करने के लिए। इससे इनकी वैल्यूएशन करीब 50,000 करोड़ के आसपास मार्केट में एक्सपेक्ट करी जा रही है। अब लेकिन बात यह है कि 50,000 करोड़ कैसे। JM फाइनेंशियल्स ने कुछ दिन पहले ही एक स्विगी पर रिपोर्ट निकाली जिसमें स्विगी इंस्टामार्ट को वो ज़ीरो वैल्यू दे रहे हैं, और वहीं पे ये लीड मैनेजर जेप्टो के होने के बाद उसको 50,000 करोड़ की वैल्यू दे रहे हैं, जबकि जेप्टो के जो नंबर्स हैं वो उतने कुछ खास नहीं है, एक्चुअली में स्विगी से थोड़े खराब ही हैं। फिर दूसरी चीज़ है कि अब जेप्टो के पास ज़्यादा पैसे बचे नहीं हैं फ़िलहाल में, करीब 15 महीने का रनवे बचा है इनके पास। तो इनके लिए ये IPO बहुत ज़रूरी है कि सक्सेसफुल हो। तो अब चलिए डीप डाइव करते हैं बिजनेस में कि इनका बिजनेस पहले पहले समझते हैं इनका बिजनेस मॉडल क्या है। पहला, जो मर्केंडाइज सेल करते हैं, ये FMCG ब्रांड से ये सामान खरीदते हैं फिर हमें बेचते हैं, तो इनका रेवेन्यू यहाँ पे से जनरेट होता है। सेकंड है डिलीवरी और प्लेटफॉर्म फीस। डिलीवरी और प्लेटफॉर्म फ़ी हमारे हर ऑर्डर में लगती है। प्लेटफॉर्म फ़ी 3 से 5 रुपए के बीच में और डिलीवरी 25 से 30 रुपए के बीच में। फिर लास्ट में है उनका एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू, जो कि बहुत तेज़ी से स्केल कर रहे हैं लोग। जो एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू क्या है, जो ब्रांड्स अगर इसमें बेचते हैं जेप्टो में, वो एक ऐड रन करते हैं जिससे कि उनका प्रोडक्ट ऊपर लिस्ट हो, उससे ये एक अमाउंट चार्ज करते हैं उस ऐड को चलाने के लिए। तो ये थोड़ा अमेजोन टाइप बिजनेस बन रहा है और ये बहुत ही तेज़ी से स्केल करता है, और करीब अभी आज की डेट पे Q4 के हिसाब से उनका करीब 7% रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया मोड बन रहा है इनके बिजनेस के लिए। यही चीज़ ब्लिंकिट कर रहा है, लेकिन स्विगी यहाँ पे थोड़ा ढीला हो रखा है। अब आगे समझ लेते हैं पहले ये NRV क्या है। NRV का फॉर्मूला सिंपल है, मतलब कि MRP पे जो भी कॉस्ट आती है गुड्स की जो ये बेचते हैं, उसमें से डिस्काउंट माइनस कर दीजिए। उसके बाद ये ऐड करते हैं इसमें डिलीवरी फीस, सब्सक्रिप्शन फीस और आप इनका ऐड रेवेन्यू। तो ये सब जोड़ के NRV होती है, और ये NRV पे ही बात करते हैं। बाकी इटर्नल हो गया और स्विगी हो गया, ये लोग GMV और NOV की बात करते हैं। GMV सिंपल कि जो MRP है प्रोडक्ट्स की, उसमें से डिस्काउंट अगर माइनस करते हैं तो वो NOV हो जाता है। अब जो मोटे मोटे इनके बिजनेस टर्म्स थे वो हमने समझ लिए हैं, अब समझते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स। अब यूनिट इकोनॉमिक्स क्या कहती है। अब जेप्टो ने 3 साल में अपने रेवेन्यूज़ को 5x बढ़ाया है। स्केल तभी वैल्यूएबल होगा जब कॉस्ट कंट्रोल में होंगी। तो अगर हम उनके COGS को देखें तो FY 2025 में जहाँ की COGS 90% हो गया था इनका, वहाँ पे आज की डेट पे इन्होंने अपना COGS 81.7 कर दिया है। तो 850 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट हुआ है इनके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स में। तो अब ये सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जेप्टो अब हर 100 रुपये की सेल पर पहले से काफ़ी ज़्यादा ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहा है। फिर अब हम अगर डिलीवरी इकोनॉमिक्स को भी देखें तो इनकी डिलीवरी कॉस्ट भी देखें तो इम्प्रूव ही हो रही है। जहाँ FY 2024 में तो 13% हुआ करती थी इनके रेवेन्यू का, वो आज की डेट पे वो 12% है। मतलब ऑर्डर्स और स्टोर्स बढ़ने के बाद भी डिलीवरी एफिशिएंटली इम्प्रूव हुई है। ये नेटवर्क डेंसिटी का बेनिफिट है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जैसे उन्होंने अपने जो डार्क स्टोर्स हैं वो उन्होंने 2 किलोमीटर की रेंज में कर दिए हैं। तो जो ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन है, जब एक डार्क स्टोर में ज़्यादा ऑर्डर होने लगते हैं तो वो दूसरे डार्क स्टोर पे शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे डी मार्ट का प्ले है, वैसे ही सेम प्लेबुक पे जेप्टो भी थोड़ा सा अपने आप को डी मार्ट की ही प्लेबुक पे ऑपरेट कर रहा है। और वो लोग ज़्यादातर हम देखेंगे तो डी मार्ट से अपने आप को कंपेयर भी करते हैं। तो फिर आगे बढ़ें तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखें तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉई कॉस्ट, वेयर हाउसिंग कॉस्ट और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट सब कुछ उनकी कम हुई है। एम्प्लॉई कॉस्ट भी देखिए तो 11% से आज 8% पे हो गई है। वेयर हाउसिंग कॉस्ट जहाँ 12.5% हुआ करती थी, आज वो 9.5% हो गई है। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी उनकी कम हुई है, 10.5% से आज करीब 6% की हो गई है। तो ये नंबर्स बहुत पावरफुल हैं। लेकिन कंपनी रेवेन्यू डबल कर रही है, लेकिन ये कॉस्ट उतने फास्ट नहीं बढ़ रहे। इसी को हम ऑपरेटिंग लेवरेज का नाम दे सकते हैं। यानी फ्यूचर में जब रेवेन्यू ग्रोथ होगी तो बड़ा हिस्सा इनका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है इस वजह से, क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो गई हैं बहुत हद तक। फिर तो अब अगर हम वो भी देखें, अगर हम इनका EBITDA भी देखें, जो एडजस्टेड EBITDA है,
तो वो भी बहुत हद तक आज की डेट में अच्छा हो गया। जो FY 24 में ये 21% हुआ करता था रेवेन्यू का, आज की डेट पे वो 20% आ गया। तो थोड़ा धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। FY 25 में बिल्कुल से ब्लोटेड हो गया था 35% का, क्योंकि एक्सपेंशंस बहुत थे, बहुत खर्चे हुए उनके। लेकिन अब इस साल में, एक साल में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पुल ऑफ किया है अपना गेम, और अच्छे नंबर्स उनके उनके सारे मैट्रिक्स पे नंबर्स इम्प्रूव ही हो रहे हैं। अब पहले समझते हैं ग्रॉस मार्जिन इनके ऐसे फ्लक्चुएट क्यों हो रहे थे। FY 24 में मार्जिन करीब 18.8% थे, लेकिन वही गिर के FY 25 में 13% हो गया। अब ये 6% का जो इनका सैक्रिफाइस था, इसके पीछे रीज़न था कि ये इस समय बहुत एग्रेसिवली अपने स्टोर्स खोल रहे थे। तो इन्होंने इस टाइम पे करीब 337 स्टोर्स से 1029 स्टोर्स बनाए, करीब 700 स्टोर्स इन्होंने एक साल में ऐड किए। इस वजह से इनके ग्रॉस मार्जिन कंप्रेस हो गए, खूब कैश इन्होंने बर्न किया, इसीलिए जो इनके कैश रिजर्व्स हैं इस समय वो भी कम हो गए हैं। तो लेकिन इसकी वजह से इनको दूसरे फ़ायदे हुए। इनको फिर जब इनकी स्केल अप हो गया था, फिर वहाँ से इनके ग्रॉस मार्जिन वापस से FY 26 में हम देख सकते हैं कि 18.5% फिर इन्होंने अचीव कर लिया है। तो अगर हम देखें तो FY 23 में जो कि 10 रुपये ये पर ऑर्डर खर्च करते थे, 11 रुपये, वो आज की डेट पे करीब 1 रुपये हो गया है। तो आज अब जो नया ऑर्डर आ रहा है उस पर सिर्फ वो 1 रुपये खर्च कर रहे हैं, जहाँ की वो 10 रुपये खर्च कर रहे थे। तो इतना ज़्यादा कंप्रेशन हुआ है, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ इन्होंने अचीव कर ली है कि अब जो ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आ रहे हैं इनके पास, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स अच्छे होते जा रहे हैं। फिर डिलीवरी कॉस्ट भी देखें, डिलीवरी कॉस्ट में जो है उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। वो FY 24 में 63 हुआ करती थी, आज भी वो 61.2 पे ही फंस गया है। अभी ये 5x वॉल्यूम ग्रोथ के बाद भी यहाँ पे अटके हुए हैं, ये सिर्फ 2 रुपये कम कर पाए हैं। अब इसके पीछे रीज़न भी ये है कि अब ये बोल रहे हैं कि इन्होंने जो 2 रुपये इन्होंने कम किए, अब वो भी ऐसे अचीव किया कि इन्होंने ई बाइक्स पे ज़्यादा फोकस किया। डार्क स्टोर्स जो हैं वो पास कर दिए हैं, करीब 2 किलोमीटर की रेंज में इनके डार्क स्टोर्स हैं। तो इसकी वजह से इन्होंने थोड़े ये एफिशिएंसीज अचीव की ऑपरेशनल। बट यहाँ पे ये बहुत स्टिकी है, क्योंकि हर एक डिलीवरी पे आपको करीब 40 से 50 रुपए तो देने ही पड़ेंगे। बल्कि तो जब तक किसी कंपनी की एवरेज ऑर्डर वैल्यू नहीं बढ़ेगी तब तक वो यहीं पे अटका रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि क्विक कॉमर्स में एक बड़ी चीज़ है कि छोटा छोटा सामान तो आप मंगवा रहे हो, लेकिन उससे उसका पैसा नहीं बन रहा। जहाँ पे महंगा सामान, छोटा महंगा सामान डिलीवरी बॉय लेके जाता है, वहाँ पे इनके मार्जिन बहुत ज़्यादा बनते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आईफोन जाता है, आईफोन एक 80,000 रुपये का आईफोन लेके जा रहे हो, उसमें आप अगर 2 से 4% मार्जिन कमा रहे हो तो वो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। उसकी डिलीवरी कॉस्ट भी सेम पड़ती है, 40 से 50 रुपये, क्योंकि छोटा सा आइटम है, आराम से चला गया। तो जितना छोटा आइटम, एक्सपेंसिव आइटम अगर ये डिलीवर कर पाते हैं, वहाँ पे ये एफिशिएंसीज बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई होती हैं। एवरेज ऑर्डर वैल्यू देखें तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकलती कैसे है? पहले NRV जो हमने अभी फॉर्मूला बताया था, उसको हम टोटल ऑर्डर से डिवाइड कर दें तो एक एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो एक ऑर्डर की आती है कि हम एवरेज में कितना एक ऑर्डर पे रेवेन्यू कमाते हैं। तो जेप्टो के केस में ये करीब आज की डेट पे 388 रुपीज़ है, और ये कुछ बढ़ी भी नहीं है। 3 साल से अगर FY 24 में देखें तो वो 394 थी और आज की डेट पे 388 है। ये यहीं पे अटक गया। अगर हम कॉम्पिटिटर से देखें, स्विगी, जोमेटो, इन सब से देखें, तो अगर स्विगी, इंस्टामार्ट को देखें तो इनकी AOV ग्रोथ 50% की हुई है इसी पीरियड में। आज की डेट पे वो करीब 691 का उनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू है। वहीं पे ब्लिंकिट का देखें तो उसका भी AOV बढ़ा है, उतना नहीं, इसका भी थोड़ा जेप्टो की तरह स्टिकी है, लेकिन 530 पे है, इससे तो बड़ा ही है जेप्टो से। लेकिन ब्लिंकिट अब क्या कर रहा है, वो हाई टिकट आइटम्स बेचने लगा है। अभी जेप्टो और स्विगी में इतना ज़्यादा हाई टिकट आइटम्स तो नहीं बन रहे, इसी की वजह से उनके जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हैं और बाकी जो एड रेवेन्यू भी हैं बढ़ते जा रहे हैं। और ब्लिंकिट आज की डेट पे हम देखें तो प्रॉफिटेबल भी हो गया है। जेप्टो की फ़िलॉसफी ये है कि वो एवरीडे लो प्राइस पे काम करते हैं, वॉलमार्ट की तरह। अब इसका मतलब ये है, वो ये बोलते हैं कि वॉल्यूम पे प्ले कर रहे हैं वो लोग, रादर देन अपनी एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज़ करने पे। तो इसका मतलब सिंपल है कि वो ऑपरेटिंग लेवरेज अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं वॉल्यूम के थ्रू,
rather देन बास्केट साइज़ बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट हैं वो तो उतनी ही रहेंगी कि आपने एक बार अपना डार्क स्टोर सेटअप कर दिया, टेक बाकी लोग जो काम कर रहे हैं वो सब तो फिक्स कॉस्ट हो गई। अब उस पर तो कुछ करना नहीं, जितने ऑर्डर अगर ज़्यादा होते जाएंगे सेम एओवी पे तो वो डार्क स्टोर प्रॉफिटेबल होता जाएगा। एड रेवेन्यू देखें, जेप्टो का हिडन सुपर पावर बन चुका है, अभी हमने बात की थी। अब जेप्टो एक्चुअली में जितना स्पेंड कर रहा है उससे ज़्यादा वो एड से कमा ले रहा है, तो वो नेट नेट एक्चुअली में जो उनके डिजिटल मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं और जो डिजिटल मार्केटिंग के जो रेवेन्यू हैं जो एड्स के थ्रू आ रहे हैं वो एक्चुअली में अभी पॉजिटिव हो गए हैं। अगर हम देखें FY26 में उन्होंने एड रेवेन्यू अर्न किया था 1600 करोड़ का करीब, और एड एक्सपेंस थे उनके 1400 करोड़ के, तो नेट नेट में उन्होंने 250 करोड़ कमाए हैं। अब प्लेटफॉर्म अपनी खुद मार्केटिंग कर रहा है एक तरीके से। Q4 में इनका जो एड रेवेन्यू है 543 करोड़ का, वो करीब 7.9% ऑफ NRV बनता है। बेस्ट इन क्लास है ये क्विक कॉमर्स में। अब कैश पोजीशन समझते हैं जेप्टो की, क्योंकि IPO इसीलिए इनको ज़रूरी है 10,000 करोड़ जो रेस कर रहे हैं, क्योंकि कैश अब ज़्यादा बचा नहीं है बैलेंस शीट में, करीब 4 से 5,000 करोड़ कैश है इनके पास। तो इस 10,000 करोड़ से वो करीब 14-15 हज़ार करोड़ के आसपास इनका कैश पोजीशन बन जाएगी। अभी अगर देखें तो फ्री कैश फ्लोज जो इनके मंथली कैश बर्न है वो करीब 361 करोड़ का, ये बढ़ता जा रहा है। तो पर ऑर्डर जो कैश बर्न है वो करीब 68 रुपीज़ पे आ रहा है। और FY26 के हिसाब से अभी इनके पास कैश सिर्फ करीब 15-16 महीने का बचा है। फिर अब ये जो अगर IPO आ जाता है तो इनका रनवे बढ़ जाएगा जो, और करीब 3 साल तक के लिए आराम से सस्टेन कर सकते हैं। अभी एक पैसा चाहिए क्यों इनको, तो IPO नोट में उन्होंने ये बोला है कि पहला इनका रीज़न है कि ये डार्क स्टोर्स बढ़ाएंगे। फिर दूसरा रीज़न है कि ये डिजिटल मार्केटिंग स्पेंड्स और करेंगे जिससे कि और यूज़र्स आ सकें इनके प्लेटफॉर्म पे। तीसरा है कि ये टेक पे और स्पेंड करेंगे जिससे कि ये अपनी जो फिक्स कॉस्ट हैं और कम कर सकें, जो अभी हमने देखा 62-63 के पास है, वो थोड़ी और ऑप्टिमाइज़ होके करीब 30-40 रुपए वो अचीव कर पाएँ। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, तीनों कंपनीज़ को कंपेयर करते हैं, तीनों क्विक कॉमर्स बिजनेसेस को, जेप्टो, इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट को। अगर हम यहाँ पे देखें तो NOV जो है, NOV या NRV बोले तो यहाँ पे ब्लिंकिट की सबसे ज़्यादा है, फिर जेप्टो की है और स्विगी की सबसे कम है। फिर ऑर्डर्स पर मिलियन देखें तो वहाँ पे भी ब्लिंकिट सबसे ज़्यादा कर रहा है और स्विगी सबसे कम कर रहा है। AOV के केस में स्विगी थोड़ा अच्छा है, लेकिन अब अगर हम वो देखें एवरेज ऑर्डर वैल्यू, तो जो इंक्रीजिंग की जो बढ़ रही है ट्रेजेक्ट्री है उसकी, सबसे अच्छी स्विगी की है। वो 460 से आज की डेट पे 691 की इनकी AOV हो गई है। बाकी दोनों की हमने देखा स्टिकी हो रखी है। ग्रॉस मार्जिन प्रोफाइल देखें तो यहाँ पे सबसे कम जेप्टो का है करीब 18.5, स्विगी का 22 है, ब्लिंकिट 26 का है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, वो अगर हम देखें तो जेप्टो का अभी FY24 में -5.8 था, आज की डेट पे वो उल्टा बढ़ गया है, 6.2 हो गया है नेगेटिव। फिर स्विगी का भी इम्प्रूव हो रहा है, 6.7 से -3.9 हो गया है आज की डेट पे। लेकिन ब्लिंकिट तो आज की डेट पे पॉजिटिव हो गया है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव हो गया है, तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन में क्या होता है कि जो कॉस्ट हैं उसके बाद जो वेरिएबल कॉस्ट हटा, जैसे श्रिंकेजेस हो गए और आपका पैकेजिंग चार्जेस, ये सब चीज़ें हटा देते हैं, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर देखें तो ब्लिंकिट ने पॉजिटिव हो गए हैं, वहीं पे ये EBITDA पॉजिटिव भी हो गया ब्लिंकिट। तो ब्लिंकिट की ट्रेजेक्ट्री बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन जेप्टो के नंबर्स अगर हम देखें एडजस्टेड EBITDA लेवल पे भी, वहाँ पे भी ये नेगेटिव है। डार्क स्टोर एडिशन में जेप्टो और इंस्टामार्ट सेम लेवल पे हैं, पर ब्लिंकिट इनसे डबल करीब डार्क स्टोर्स खोले हुए हैं। मंथली ट्रांजैक्टिंग यूज़र्स तो जेप्टो देता नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो स्विगी और जो जोमेटो ब्लिंकिट है उनके इनके मंथली ट्रांजैक्टिंग यूज़र्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन ब्लिंकिट यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ ले रहा है, वो मतलब FY25 से FY26 में उसकी 120% की ग्रोथ हुई है इधर, तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। स्केल पे भी
लोग ट्रांजैक्ट कर रहे हैं अगर ब्लिंकिट पे, तो इसका मतलब है कि लोग बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हो गए हैं ब्लिंकिट की ऐप पे, क्योंकि असॉर्टमेंट बहुत अच्छा है, उनकी डिलीवरी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशनली उन्होंने एफिशिएंसी अचीव कर ली है। वो स्विगी के केस में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, उनकी एओवी बढ़ रही है, लेकिन उनके जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, उनका जो एबिडा है, वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो रखा है। अब क्या हुआ कि अभी इसी वजह से जो बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, इसको बहुत ही कम वैल्यू दे रहे हैं। CLSA, जेफरीज जैसे भी ब्रोकर्स उसको सिर्फ 10 से 15% तक की वैल्यू दे रहे हैं इंस्टामार्ट को पूरे स्विगी बिजनेस में, जो कि आज करीब 66-70 थाउजेंड करोड़ की उसकी मार्केट कैप है। उसमें सिर्फ 10% करीब वो वैल्यू दे रहे हैं उसकी, और JM फाइनेंशियल ज़ीरो। उनके रीज़न यही है क्योंकि स्विगी अचीव नहीं कर पा रहा ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, और जो उनकी कमेंट्रीज़ भी हैं ट्रांसक्रिप्ट्स में आप देखें तो वो लोग अब उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं ज़्यादा कुछ। वो बस बोल रहे हैं कि हम एफिशिएंसी अचीव कर लेंगे, अभी हम ज़्यादा वॉल्यूम पे फोकस नहीं कर रहे जैसे कि दूसरे प्लेयर्स, मतलब कि जेप्टो। तो वो लोग ज़्यादा डिस्काउंट पे अब फोकस नहीं कर रहे हैं, और अभी डार्क स्टोर्स भी फ़िलहाल नहीं बढ़ा रहे हैं। इंस्टामार्ट की असली प्रॉब्लम देखें तो यही है कि इंस्टामार्ट का अगर हम यहाँ पे देखें फिक्स कॉस्ट स्ट्रक्चर और अगर हम रिवर्स इंजीनियर करते हैं उसके फिक्स कॉस्ट स्ट्रक्चर को, तो मतलब फिक्स कॉस्ट समझ लीजिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है, जो इनका कंट्रीब्यूशन है माइनस एबिडा करते हैं, तो वहाँ पे अगर देखें तो इनकी इम्प्लाइड जो फिक्स कॉस्ट आ रही है वो करीब 7.13 के पास अटक रही है। तो अगर हम अब अगर इनके ऑर्डर्स बढ़ते भी जाते हैं तो जो ब्रोकर्स का नैरेटिव है, क्यों वो लोग उसको बहुत कम वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि अगर सेम नंबर ऑफ डार्क स्टोर्स रहते हैं, क्योंकि अगर वो डार्क स्टोर्स अभी देखें तो उनके जो ट्रैजेक्टरी है डार्क स्टोर्स बढ़ाने का वो बहुत कम हो गया है, जो कि ख़राब चीज़ है। और ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं उनके पर डार्क स्टोर, लेकिन थोड़ा सा उसमें स्लो डाउन हुआ है। तो अगर ये 1400, अभी फ़िलहाल वो 1000 ऑर्डर करते हैं पर डार्क स्टोर, लेकिन अगर वो 1400 पे भी पहुंच जाता है और CM2 अगर 2.2% रहता है तो भी वो एबिडा नेगेटिव ही रहेंगे। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके लिए इनको एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इनको डार्क स्टोर्स बढ़ाने पड़ेंगे, फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव होना पड़ेगा, और GOV, अगर डार्क स्टोर्स वैसे बढ़ेंगे तो इनका GOV भी पॉजिटिव और GOV और बढ़ जाएगा। तो GOV भी इनको बहुत ज़्यादा अचीव करनी पड़ेगी। तो जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तब तक ये लोग अपनी एफिशिएंसी नहीं अचीव कर सकते। फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन को अगर हम थोड़ा सा और डीप में देखें जेप्टो के, तो उन्होंने CM1, CM2, CM3 लेवल पे बोला है। तो CM1 होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट से सिर्फ डिलीवरी और हैंडलिंग चार्जेस घटा दो, तो वहाँ पे तो वो पॉजिटिव है, वो करीब 6.28% पॉजिटिव है, जो कि FY24 में वो बहुत ही अच्छे नंबर थे 7.67 का। फिर CM2 लेवल पे जहाँ पे वेयर हाउसिंग कॉस्ट माइनस कर देते हैं और CM1 से, वहाँ पे इनकी जो नंबर्स हैं वहाँ पे नेगेटिव हो जाते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन CM2 पे, तो वहाँ पे ये करीब -2.38 है। फिर CM3 पे आते आते ये 3% और गिर जाता है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर, पावर, स्टोरेज कॉस्ट ये सब डिडक्ट होती है, वहाँ पे ये 5.5% नेगेटिव है। और ये थोड़ा सा स्टिकी लिख रहा है, अगर देखें तो FY24 में भी यही था, FY26 में भी यही था। तो ये स्टोरी थोड़ी सी डाइसी है कि ये लोग अभी तक कंट्रीब्यूशन मार्जिन कम नहीं कर पा रहे हैं। स्विगी और ब्लिंकिट अगर देखें तो ब्लिंकिट तो पॉजिटिव ही हो गया, लेकिन स्विगी भी कम करते जा रहा है लगातार, जबकि उनके अगर देखें तो थोड़े ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं तब। तो अभी कैश पोजीशन देखें सबकी, तो इटर्नल करीब 17,500 करोड़ का कैश है, स्विगी के पास 12,000, और जेप्टो आफ्टर दिस IPO उसके पास करीब 15,000 करोड़ का कैश रहेगा। तो कैश पोजीशन में करीब करीब सब आसपास ही हैं, लेकिन ब्लिंकिट विद हायर डार्क स्टोर काउंट्स, पॉजिटिव एबिडा एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन, वो बहुत ही ज़्यादा आगे चल रहे हैं। अब रेस एक्चुअली में इंस्टामार्ट और जेप्टो की हो रखी है कि कौन किसको पीछे करता है। किसी मेट्रिक पे जेप्टो अच्छा है, किसी मेट्रिक पे स्विगी अच्छा है, लेकिन फिर दूसरा सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर्स हैं अगर हम देखें तो इस इंडस्ट्री में,
तो पहला तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब प्लेयर्स भी आज की डेट पे कोई कॉमर्स को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अडॉप्ट कर रहे हैं, और इनका जो मोट है वो रेप्लिकेट करना इन लोग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये लोगों का जो डेटा है, इतने सालों से 10-15 साल से ये लोग इस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, तो इनके पास बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। तो अब और उनके पास कैश की भी कोई कमी नहीं है। तो ये देखना पड़ेगा कि अब जब इनके स्टोर एक्सपेंशन होते जाते हैं तो इन लोग के पर क्या फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि जो मार्केट है वो तो उतना ही है, लेकिन अब जब प्लेयर्स ज़्यादा हो जाएंगे और डीप पॉकेट वाले प्लेयर्स भी आ जाएंगे तो इन कंपनीज़ को फ़र्क पड़ेगा इनके पीएनएल पे। फिर ग्रे मार्केट प्रीमियम तो चाहे जो भी हो, लेकिन हमें ऐसा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर डिसीजन लेना पड़ेगा। फिर बाकी क्योंकि हमें पता ही है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम तो बढ़ा चढ़ा के आएगा ही, क्योंकि सबको एग्जिट चाहिए, पी को, वीसीज़ को, जिन्होंने इतना पैसा लगाया हुआ है। तो लेकिन अगर ये 50,000 60,000 करोड़ के बीच में आता है तो ज़्यादा वैल्यू शायद ना दे आईपीओ, लेकिन अगर 25 से 30,000 करोड़ के बीच में आता है इसका आईपीओ तो शायद आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए भी सोच सकते हो। क्योंकि अगर देखें तो स्विगी जो कि पूरा एक होलसम बिजनेस है जहाँ पे फूड डिलीवरी भी है और इंस्टामार्ट भी है, वहाँ पे वो 66,000 करोड़ का आज ट्रेड हो रहा है, उसका मार्केट कैप है। और वहाँ पे ही सिर्फ कोई कॉमर्स के बेस पे सेप्टो को 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ की वैल्यूएशन दी जाए, वो जस्टिफाइड तो नहीं लगता अगर आप लॉजिकली सोचिए तो अगर लिस्टिंग गेन के लिए चाहिए तो सिंपल है, ग्रे मार्केट प्रीमियम देखिए, ट्रेड करिए। लेकिन अगर आप लेके बैठना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स आ रहे हैं, फिर इनके पीएनएल पे भी ये सब चीज़ें दिखनी पड़ेंगी कि ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव हो रहा है, EBITDA पॉजिटिव हो रहा है, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। तो वैल्यूएशन समझनी पड़ेगी और तभी ट्रेड करना पड़ेगा ऐसे स्टॉक्स को। अगर आपको डीप एनालिसिस चाहिए स्विगी और ब्लिंकिट की तो ज़रूर से कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय।